इस वीडियो में हमारी बात होने जा रही है टाइप ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, जितने भी टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। उससे पहले एक बात तुम बताओ, हमने जो तुम्हें सेल साइकिल जब पढ़ाया था तो हमने बोला था, या तुमने अगर सेल साइकिल पढ़ा हो तो देखना, सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। तो डीएनए जो होता है, अच्छा बताओ डीएनए की पोजीशन, डीएनए जो होता है मतलब उसकी स्थिति इंटरफेज में कैसी होगी, इंटरफेज और एम फेज। देखो भैया, इंटरफेज में डीएनए जो होता है वो क्या होते हैं, फैले हुए फॉर्म में होते हैं, कंडेंसेशन नहीं होता, कंडेंस नहीं होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं भैया, लूजली होते हैं और साफ साफ हमें दिखाई नहीं देते। क्या होते हैं, मतलब उसमें जो क्रोमोसोम साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो लूजली अरेंज होते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। अब तुमसे पूछ ले, अगर तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है, वहीं से हम पूरा ऊपर से पढ़ा रहे हैं, क्रोमैटिन किसका किसका बना है। तो देखो क्रोमैटिन हम जानते हैं, जब डीएनए को हम रैप्ड करेंगे तो किसके अराउंड रैपिंग करते हैं, उसकी किसके अराउंड करते हैं, प्रोटीन के अराउंड करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, बाद में कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी लगाने पड़ते हैं। तो क्रोमैटिन जो बना होता है वो किसका होता है, देखो भैया इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी के हिसाब से लिख दे रहे हैं। देखो इसमें पहली बात तो डीएनए, उसके बाद क्या, कुछ बेसिक प्रोटीन। क्या होता है, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, बेसिक होता है हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कुछ पाए जाते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड कुछ आरएनए, फ्यू आरएनए। तो इतनी बात एकदम क्लियर है। क्या क्या पाया जाता है भैया, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और कुछ, क्रोमैटिन में क्या क्या होता है, डीएनए और क्या, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और कुछ क्या, आरएनए। अच्छा हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, ये बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है, एसिडिक नहीं, बेसिक होता है। चलो अब एम फेज में डिफरेंट स्टेज के दौरान, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल, अलग अलग सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेज के दौरान ये क्या होता है, हमें साफ साफ क्रोमोसोम दिख जाता है कि नहीं दिख जाता है, दिखता कहां पे, पूरा क्लियरली दिखता है मेटाफेज में। तो हमें क्या दिख जाता है, क्रोमोसोम। तो इंटरफेज में हम क्रोमोसोम नहीं देख पाते, वो किस फॉर्म में रहता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में डीएनए रहता है, और डीएनए को ज्यादा कंडेंस कर देंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, क्रोमोसोम। और कैसे हो रहा है ये देखते हैं। तो बताओ ह्यूमन सेल जो होता है, अच्छा जब हमारे दिमाग में कभी क्वेश्चन आता है, जब हमसे पूछ लिया जाता है, हमें जब हम पहली बार सुनते हैं कि ह्यूमन का डीएनए 2.2 मीटर का होता है, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है 2.2 मीटर के तो कुछ लोग होते ही नहीं है, समझ रहे हो ना, 2.2 मीटर भैया, 2.2 मीटर। कुछ लोग कहेंगे सर आप हैं, नाप लो भैया आके, देखो 2.2 मीटर, तो वो सोचते हैं हमारी पूरी बॉडी में 2.2 मीटर डीएनए पाया जाता है। क्लियरली इस बात को सुन लो, 2.2 मीटर डीएनए प्रत्येक सेल में पाया जा रहा है। अगर ट्रिलियन ऑफ सेल तुम्हारे पास है, तो ट्रिलियन ऑफ सेल है, तो हर एक सेल में 2.2 मीटर डीएनए पाया जा रहा है। ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो ह्यूमन सेल में जो होता है, ह्यूमन सेल, इसमें क्या होता है, 2.2 मीटर का डीएनए होता है। लगभग हमारी यहां जहां से पढ़ा रहे हैं, जहां से वहां 2 मीटर लगभग लिखा, लेकिन हमें पता है 2.2 मीटर का डीएनए होता है। अच्छा ये थ्रेड लाइक होता है कि नहीं होता है, थ्रेड लाइक डीएनए। अच्छा 2.2 मीटर का। अब 2.2 मीटर लंबा डीएनए कितने क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कितने क्रोमोसोम बनाता है, ये टोटल कितने क्रोमोसोम बनाते हैं भैया, 23 पेयर, या बोल दो 46। अब बताओ इतना 1 मीटर ऐसे, अरे यार 1 2 ऐसे करके नापते हैं, और पता लगा इतनी बड़ी है, इतना बड़ा हाथ है, ऐसे करके 1 मीटर, तो ये वाला मीटर नहीं चलने वाला। हाँ देखो, अरे कहीं कुछ खरीदने जाओ तो क्या होता है, ऐसे करके नापो, तो भाई हमारा हाथ लंबा है, और कुछ लोग इतने बड़े होते हैं वो नापते हैं यहीं तक आ जाता है 1 मीटर, तो ऐसे करके नहीं, मतलब जो भी 2.2 मीटर, मतलब लो इतना बड़ा डीएनए है, अब उसको ऐसे जगह रखना है। सोचो 2.2 मीटर का डीएनए जानते हो कहां रख रहे हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की साइज कितना है, 10⁻⁻⁶
10⁶ मतलब होता 10 लाख। 10 लाख गुना 10 लाख, 1 मीटर को 10 लाख टुकड़ों में काट तोड़ो और उसका एक टुकड़ा उठाओ, एक टुकड़ा मतलब 10 लाखवां भाग, उसमें रखा है हमारा कितना 2.2 मीटर का डीएनए। कैसे पॉसिबल हुआ होगा ये? ऐसे पॉसिबल, अब लोग कहेंगे सर इम्पॉसिबल है, मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, मतलब 1 मीटर को 10 लाख टुकड़ों में काटो, टुकड़ों में बांटो और एक 10 लाखवां भाग उठाओ, मतलब 10 लाख टुकड़ों का एक पार्ट उठाओ और उसमें तुम्हें 2.2 मीटर का डीएनए रखना है। कैसे पॉसिबल है इसका? और रखा जाता है भाई, हमारे अंदर है, को तो दिखाएं। तो कैसे रखा गया है? सुनो, ऐसे रखा गया है, बहुत ज्यादा इसमें कंडेंसेशन किया गया। क्या किया गया उसको? अरे भाई खूब बड़ा धागा है, खूब बड़ा 5 किलोमीटर का पतला वाला धागा, उसको इतने में लाना, क्या कर दो? कंडेंस कर दो। क्या कर दो? कंडेंस कर दो। तो हम भी ये भाई इतने डिटेल में बताया था, यहाँ बस ऐसे बता दे रहे हैं, ज्यादा डिटेल यहाँ पढ़ना नहीं है हमें ना, हमने पूरा डिटेल में बताया था कैसे कंडेंसेशन होता है, कैसे पैकेजिंग होता है, सब बस यहाँ हल्का सा देख लो क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा दिया है। ये मान लो है डीएनए, क्या है? डीएनए। अब यहाँ हम थोड़ा सा बता के भाई निकल जाएंगे। देखो डीएनए को अगर हम थोड़ा सा कंडेंस करें, डीएनए को हम क्या करें? थोड़ा सा हम क्या करें? कंडेंस करें, तो उसे बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। डीएनए को हमने थोड़ा सा कंडेंस किया, क्रोमैटिन बोला है, टिड नहीं बोला है, टिन बोला है। क्रोमैटिन, टिड अलग होता है। अब हमने क्या किया? इसको हाईली कंडेंस किया। क्या किया? बहुत भयानक कंडेंसेशन किया, इसमें हाईली कंडेंस किया। अब क्या होगा? हाईली कंडेंस करेंगे तो अल्टीमेटली हमने बताया था कैसे क्या प्रोसेस होता है, यहां बस बता देंगे, क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा, हाईली कंडेंस किया। अच्छा अब देखो ये है क्रोमोसोम तुम्हारा। क्या है? क्रोमोसोम मतलब डीएनए को थोड़ा सा कंडेंस करोगे क्रोमैटिन बनेगा, बहुत ज्यादा कंडेंस कर दोगे क्रोमोसोम बन जाएगा। क्रोमोसोम को खोल दोगे क्रोमैटिन, उसके बाद खोल दोगे तो क्या हो जाएगा? डीएनए। ये सब आपस में एक ही है, लेकिन थोड़ा सा कंडेंसेशन करते जा रहे हैं, चेंज होता जा रहा है। डीएनए कंडेंस कर दिया क्रोमैटिन, क्रोमैटिन को कंडेंस कर दिया क्रोमोसोम। अब देखना यहां पर कुछ दबा हुआ स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। देखो यहां बीच में फूला हुआ, फिर यहां दबा हुआ स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है भैया? दबा हुआ स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। इसे बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन। अच्छा अभी पहली बार हमें कॉन्स्ट्रिक्शन दिखा है तो इसे बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को जो दबा हुआ है इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? जो दबा हुआ पोर्शन है इसे बोलेंगे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे भैया? सेंट्रोमियर बोलेंगे। अब देखो सेंट्रोमियर जो होता है वो क्या क्या करता है? सेंट्रोमियर का काम देखना। सेंट्रोमियर जो होता है उसका दो काम हो, उसका देखना दो बात इसके बारे में सुनना। सेंट्रोमियर जो होता है, देखो ये है क्रोमैटिड, ये है क्रोमैटिड, ये है क्रोमैटिड और ये है क्रोमैटिड, दोनों क्रोमैटिड हैं। अच्छा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हम बताए थे यार, पूरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे पहचानेंगे? जितना सेंट्रोमियर होगा उतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो सेंट्रोमियर कितना है? 1, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 1। लेकिन ये क्रोमोसोम कौन से वाले हैं? ये क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड वाले हैं। एक क्रोमोसोम ये भी होता है, एक्चुअल में यही हमारे सेल में पाया जाता है। जब तक सेल डिवाइड नहीं करने के मूड में होती तो हमारे पास यही, हम इसी फॉर्म में क्रोमोसोम हमारे पास पाया जाता है। समझ रहे हो ना बात? अब जब सेल डिवाइड करने होती है, इस फेज में जाती है, तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो इसमें तो एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर है तो जाहिर सी बात है क्रोमोसोम 1 होगा। लेकिन क्रोमैटिड देखो 1 है और इसमें क्रोमैटिड कितने हैं? 2। तो इसका मतलब सेंट्रोमियर होल्ड करता है कितने क्रोमैटिड को? होल्ड करता है मतलब पकड़े रहता है किसको? 2 क्रोमैटिड को, 2 क्रोमैटिड। और देखो इसके दोनों तरफ क्रोमैटिक, ये जो सेंट्रोमियर है इसके दोनों तरफ जो होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। किधर? दो, आइदर साइड, ऑन आइदर साइड मतलब दोनों तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। तो सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे काइनेटोकोर बोलते हैं। उसके बाद सेंट्रोमियर जो होता है होल्ड करता है 2 क्रोमैटिड। कितने क्रोमैटिड को भैया? 2 क्रोमैटिड को। इतनी बात एकदम क्लियर है। देखो
क्रोमैटिड तो दो हैं, देखो एक क्रोमैटिड में कितने आर्म है, आर्म मतलब भुजा, भुजा टाइप, भुजा नहीं भुजा, 1 2 3 4। तो अगर तुमसे यही स्ट्रक्चर दे दे और पूछ ले सेंट्रोमियर कितने हैं तो कितना बताओगे, सेंट्रोमियर 1 है। पूछ ले काइनेटोकोर कितने हैं तो काइनेटोकोर भैया 1 और 2 हैं। पूछ ले क्रोमैटिड कितने हैं तो 1 क्रोमैटिड 2 क्रोमैटिड। पूछ ले आर्म कितने हैं तो आर्म कितने हैं 4, 1 2 3 4। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब बात करते हैं, तो ये इतनी बात हमारी हो गई। अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम, कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, मेटासेंट्रिक क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, टीलोसेंट्रिक क्या होता है, उसके बाद टीलोसेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, सब पे बात करेंगे। इसको लिख लो। क्रोमोसोम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और कौन सा, टीलोसेंट्रिक। 4 भागों में बांटा गया है। किस आधार पे बांटा गया देखना, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, कि सेंट्रोमियर का पोजीशन कहां है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, इस पोजीशन कहां है, इसके आधार पे इसे 4 भागों में बांटा गया है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ये हम दिख रहे हैं, यहां तक दिख रहा है हमारा। मान लो ये हम क्रोमोसोम है, क्या है क्रोमोसोम, और ये देखो ये क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमैटिड ये है, एक क्रोमैटिड ये है। अगर सेंट्रोमियर बीच में पाया जाए, कहां पाया जाए, एकदम क्रोमोसोम के बीच में पाया जाए, मिडिल में पाया जाए, तो उसे बोलेंगे मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में कहां पाया जाता भैया, मिडिल ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अगर बीच में पाया जा रहा है। अब मान लो यही हम क्या थे, हम क्या थे, क्रोमोसोम, और इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर बोल दो, थोड़ा सा। अच्छा इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा आएगा, मेटासेंट्रिक। अच्छा मेटासेंट्रिक मतलब देखो, ये देखो बीच में पाया गया, सेंट्रोमियर कहां पाया गया, बीच में। अब सेंट्रोमियर अगर बीच में पाया गया तो ऊपर वाले आर्म और नीचे वाले आर्म बराबर है कि नहीं है, एक बताओ, साइज बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं 2 इक्वल आर्म, 2 इक्वल आर्म होगा। कितना आर्म होगा भैया, 2 इक्वल आर्म। अब देखना अगर हम बात करें आगे, तो इक्वल आर्म, समझ रहे हो ना बात को, 2 इक्वल आर्म होगा कि नहीं होगा। अब बात करते हैं किस पे, सब मेटासेंट्रिक पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, अगर ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर चला जाए, सब मतलब होता है नीचे। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा है तो यहां सुप्रा होना चाहिए था। अरे भैया तुम इसको थोड़ा नीचे कर दो, इसको पलट दो तो वो ऊपर हो गया ना। तो अगर ये मिडिल से थोड़ा सा दूर हो जाए, क्या हो जाए, दूर हो जाए, सेंट्रोमियर अगर स्लाइटली अवे फ्रॉम, स्लाइटली मतलब हल्का सा, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल ऑफ क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम से थोड़ा दूर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो ऐसे बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा सेंट्रोमियर कहां चला गया है, ऊपर। अब बताओ इसमें क्या, अब दोनों आर्म, जो क्रोमोसोम के दोनों आर्म है ये और ये, क्या इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, नहीं इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये सेंट्रोमियर क्या हो गया है, ऊपर चला गया है। तो एक आर्म, एक तो क्या होगा, स्मॉल होगा, और दूसरा क्या होगा भैया, लॉन्ग होगा। एक छोटा होगा, एक क्या होगा, बड़ा होगा। एक क्या होगा, स्मॉलर, दूसरा क्या होगा, लॉन्गर। ये है स्मॉलर, ये है लॉन्गर। अब तीसरा देखते हैं, एक्रो मतलब होता है हेड। क्या होता है, रिलेटेड टू हेड। अगर सेंट्रोमियर चला जाए क्लोज टू एंड, एंड की तरफ चला जाए, क्लोज टू एंड, एंड पे पहुंच जाए, एंड के क्लोज हो जाए, तो उसे बोलेंगे एक्रो। मतलब होता है, देखो सेंट्रोमियर यहां आ गया, अभी तक बीच में था, फिर ऊपर थोड़ा, फिर देखो हेड पे लगभग आ गया, तो उसे बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। अब इसमें देखना, आर्म क्या होगा, एक आर्म तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, एक्सट्रीमली या वेरी शॉर्ट, और दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला वेरी लॉन्ग। दूसरा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे रहेगा, एक वाला बहुत ज्यादा छोटा, दूसरा वाला बहुत बड़ा, क्योंकि सेंट्रोमियर कहां चला गया, लगभग एंड पे।
अब टीलोसेंट्रिक देखना, टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर चला गया भैया टर्मिनल पे। कहां चला गया? एकदम लास्ट पे, यहां आ गया, देखो यहां आ गया टर्मिनल पे। अभी तक कहां था? दिख रहा है ना यहां तक, अभी तक था बीच में, ये यहां। फिर इसे बोले मेटासेंट्रिक, तो ऊपर वाला क्रोमोसोम नीचे वाला आर्म दोनों, एक क्रोमोसोम में दोनों आर्म क्या है? सेम है। अब उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया, क्या आया? थोड़ा सा ऊपर, तो उसे बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे? सेंटर से अगर थोड़ा दूर चला जाए, थोड़ा मिडिल से अगर थोड़ा दूर चला जाए, सब मेटासेंट्रिक। अगर एकदम हेड पे पहुंच जाए, हेड के करीब पहुंच जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। तो अब भैया डिफरेंट आर्म डिफरेंट होता जाएगा कि नहीं उसका लेंथ। अब अगर एकदम यहां आ गया तो भैया इसे बोलेंगे टीलो, मतलब एकदम टर्मिनल लास्ट पे चला गया, तो उसे बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। अब देखना इसका डायग्राम जो बनेगा ऐसे बनेगा। हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसका डायग्राम, हमारी एनसीईआरटी में दिया है क्या? पहला उसमें क्या दिया है? उसमें टीलो वाला दिया ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? टीलो वाला नहीं दिया है क्योंकि टीलो वाले में ऊपर कुछ नहीं रहेगा। जब अरे हमारी एनसीईआरटी में लास्ट डायग्राम कैसा दिया है? ऐसा दिया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा इसमें। समझ रहे हो ना बात को? ऐसा नहीं होगा। ये एकदम जब टर्मिनल पे चला गया वो इसी वाला डायग्राम, एक्रोसेंट्रिक का ही दो डायग्राम दे दिया है। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया। चलो अब बात करते हैं, तो किस बेस पे हमने बांटा क्रोमोसोम को? किस बेस पे बांटा? की पोजीशन कहां है, सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां है। अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन बीच में है तो उसे बोलेंगे मेटासेंट्रिक, तो दो इक्वल आर्म होंगे। अगर इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर है, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल ऑफ क्रोमोसोम, तो एक आर्म छोटा होगा, एक आर्म क्या होगा? बड़ा होगा। एक आर्म छोटा, एक आर्म बड़ा। अगर ये क्लोज टू एंड पहुंच जाए तो एक आर्म बहुत ज्यादा छोटा, एक आर्म बहुत ज्यादा बड़ा। अगर टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। अच्छा, कभी स्कूल गए हो? अगर स्कूल जाओ तो तुम्हारा क्या करते हैं? जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं, तो तुम्हारा अजीब अजीब टाइप का मन बनता है, मतलब मुंह तुम्हारा अजीब अजीब टाइप का बनता है। जब इन्हें एनाफेज के दौरान, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे, लेकिन एनाफेज के दौरान जब इन्हें खींचा जाएगा, जब इन्हें एनाफेज के दौरान क्या किया जाएगा? खींचा जाएगा, तो अपना मुंह अलग अलग टाइप का बनाएंगे। अच्छा, अगर क्योंकि बीच से ही पकड़ के खींचा जाता है, यही होते काइनेटोकोर, अगर इन्हें खींचा जाए तो इनका मुंह ऐसा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे मुंह नहीं समझाने क्या तरीका है, वी शेप के होंगे। अगर इन्हें खींचा गया, अगर इन्हें खींचा गया तो ये जानते हो किस शेप के बनते हैं? एल शेप के बनते हैं। कैसे बनते हैं? एल शेप के। अगर इन्हें खींचा गया, इनका पकड़ के खींचा गया, तो इनका मुंह बनेगा जे शेप का। कैसा बनेगा भैया? जे शेप का। अगर इन्हें खींचा गया, इनका बनेगा आई शेप का। क्या बनेगा? आई शेप का। शेप याद रख लेना। तो इसका किस शेप का बनता है भाई? वी शेप का। इसका क्या बनता है? एल शेप का। इसका क्या बनेगा? जे शेप। और इसका क्या बनेगा? आई शेप। क्या बनेगा? आई शेप। अब देखना एक बात को, इसमें क्या होता है। अब आप बात करते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है। अच्छा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हमने क्या बोला था? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हमने बोला था सेंट्रोमियर। अब क्रोमोसोम में क्या होता है? कुछ क्रोमोसोम में क्या होता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ क्रोमोसोम में देखना, इन फ्यू क्रोमोसोम देखना, कुछ क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो होता ही है। ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इससे क्या निकले हैं? क्रोमैटिड निकले हैं। अच्छा, अब क्या होता है? कुछ क्रोमोसोम पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मान लो एक ही क्रोमैटिड वाला बना दे तुम्हारे सामने, ये देखो, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन था। तो इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हमने क्या बोला था? प्राइमरी दबा हुआ पार्ट को हमने क्या बोला था? सेंट्रोमियर। अब कुछ क्रोमोसोम ऐसे देखे गए जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है। क्या होता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये देखो, दोबारा दबा हुआ पार्ट, तो इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये जो होता है नॉन स्टेनिंग होता है, मतलब स्टेन नहीं हो पाता, नॉन स्टेनिंग होता है। उसके बाद ये कहां पाए जाते हैं? एट कांस्टेंट लोकेशन। ऐसे नहीं एक यहां पाया गया तो एक और दूर पे पाया गया, एक कांस्टेंट लोकेशन पे पाए जाते हैं, एट कांस्टेंट लोकेशन। और भैया सुनो, ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, इसके ऊपर एक फूला हुआ छोटा सा फ्रैगमेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? स्मॉल फ्रैगमेंट होता है, जिसे सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस स्मॉल फ्रैगमेंट को क्या बोलते हैं भैया? सैटेलाइट बोलते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। इस स्मॉल फ्रैगमेंट को क्या बोलेंगे? सैटेलाइट बोलेंगे। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके बाद क्या आएगा? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? नॉन स्टेनिंग और एट कांस्टेंट लोकेशन पे पाए जाते हैं। उसके बाद उससे एक फूला हुआ
टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल फ्रेगमेंट होता, टुकड़ा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में लिखा है माइक्रो बॉडीज। क्या लिखा है, माइक्रो बॉडीज। तो देखना माइक्रो बॉडीज क्या है। माइक्रो बॉडीज जो होता है, ये जो होता है बहुत सारे पाए जाते हैं हमारे सेल में। तो कह रहा है मेनी, और ये मेम्ब्रेन से बधे होते हैं। किससे बधे होते हैं, मेम्ब्रेन से। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड, और ये जानते हो गोल गोल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे गोले होते हैं, छोटे छोटे गोले। मेनी बहुत सारे, मेम्ब्रेन से बधे हुए, माइन्यूट मतलब बहुत छोटे, बेसिकुलर मतलब बेसाइकल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे गोले के फॉर्म में, बेसिकुलर स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडीज। अब जैसे लाइसोसोम पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, ढेर सारे क्या पाया जाता है, एंजाइम। ऐसे ही इसमें भी क्या होता है, ये गोले में क्या होते हैं, इसमें क्या भरे होते हैं, वेरियस एंजाइम। ये क्या, इसमें क्या पाया जाता है, ढेर सारे टाइप के, वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम पाया जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया। उसके बाद देखना माइक्रो बॉडीज कहां पाया जाता है। ये पाया जाता है प्लांट में, और प्लांट सेल में पाया जा सकता है, और एनिमल सेल में पाया जा सकता है। इतना ही दिया है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में। तो माइक्रो बॉडीज जो होता है, ये क्या होता है, बहुत सारे सेल में क्या होता है, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, माइन्यूट वेसिकुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें माइक्रो बॉडीज कहा जाता है। और ये कहां कहां पाए जाते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है।